अच्छा जी, हम लोग जो हैं वो कर रहे थे IR जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप लोगों को इंट्रो दे रहा था। तो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी IR रेडिएशन, सबसे पहले वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हुए सबसे पहले हमें IR रेडिएशन का पता होना चाहिए कि वो किस रेंज में लाई करती हैं। याद रखें, IR रेडिएशन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 10⁻13 से लेके 1.59 10 to 14 हर्ट्ज। ये उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जो आप लोग याद रखेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास दी गई है, मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि इस फ्रीक्वेंसी को आपने चेंज करना है वेव लेंथ में, आप लोगों ने चेंज करना है वेव नंबर में, और आप लोगों ने एनर्जी में चेंज करना है। और फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेक्चर में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये है वो फार्मूले जिसके मुताबिक आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी गई है। आप इस फ्रीक्वेंसी को वैल्यूज पुट करके वहां से आप लोग एनर्जी निकाल लोगे। और फिर क्या है, जब आप लोगों के पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप लोग वेव लेंथ निकाल लोगे। आप लोग, जब आप लोगों के पास वेव लेंथ आ जाएगी, वेव लेंथ या आप लोगों के पास एनर्जी की वैल्यू जो आई है यहाँ पहले स्टेप में, उसको यहाँ पुट करके आप लोग वेव नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में पुट करेंगे, एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करके वेव लेंथ निकाल लेंगे, जो एनर्जी की वैल्यू यहाँ आई है वो यहाँ पुट करके आप वेव नंबर निकाल लेंगे। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे ये असाइनमेंट भेजनी है। अच्छा, तो ये इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या रेंज है IR रेडिएशन की, फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है, एनर्जी की क्या रेंज है, आप लोगों के पास वेव लेंथ की क्या रेंज है, और वेव नंबर की क्या रेंज है। तो IR रेडिएशन की जो वेव नंबर की रेंज है वो 333 से लेकर 5300 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वेव नंबर को इन हिस्सों में इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं। तो याद रखें, जो नॉर्मल IR रेडिएशन है उनकी रेंज जो है ना वो 333 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। लेकिन यहाँ तो लिखा है 333 से 5300, बाकी 4000 से ऊपर वाली वैल्यूज कहाँ गई? वो रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके साथ स्टडी करते हैं या ओवरटोन स्टडी करते हैं। 333 से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो आपके पास वैल्यूज हैं वो आप लोगों के पास हैं इसकी। तो हाँ, तो आप लोगों के पास 333 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये जो है आप लोगों के पास नॉर्मल IR इंफ्रारेड है। और रैमन और ओवरटोन आप स्टडी करते हैं 4000 से 5300 तक। और एक और बात याद रखें, जो नॉर्मल IR रेडिएशन उनके लिए सिलेक्शन रूल ये है, और जो रैमन है और ओवरटोन है उनके लिए सिलेक्शन रूल ये है। और ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना चाहता। उसके बाद ये है कि IR, आप लोग जो लोग रिसर्च करते हैं या जो लोग वैसे भी थ्योरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को, जो केमिस्ट है ना, एक केमिस्ट, उसको पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल का IR स्पेक्ट्रम जो है वो आपके पास आ जाए तो आप लोग वहाँ से पता कर सकें कि कौन सी जो वेव नंबर, कौन सा मॉलिक्यूल किस वेव नंबर पे ऑब्जर्व करता है। तो आप लोगों को सारी बात की समझ आ जाएगी अगर आप लोग सिर्फ ये एक फार्मूला जो है अच्छे से देख लें। तो इस फार्मूले में याद रखें जो वेव नंबर है, एक और बात याद रखें, एनर्जी और वेव नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, वेव नंबर जितना ज्यादा होगा, याद रखें, एनर्जी ज्यादा होगी अगर वेव नंबर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो वेव नंबर है या एनर्जी है, इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। यहाँ पे के जो है ये आप लोगों के पास फोर्स कांस्टेंट है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को शो करता है। याद रखें, जो ये आप लोगों के पास के है, के, ये आप लोगों के पास जो के है ये आप लोगों के पास फोर्स कांस्टेंट है विच शोज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, कोई बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा होगा, ये लिखा हुआ है। यहां से ये शो हो रहा है कि वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप लोग के बारे में याद रखें, के आप लोगों के पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, कोई बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, के वो आप लोगों को बताता है। कोई बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा। मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक कुछ IR स्पेक्ट्रम आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां आप लोगों को मैं कंपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि देख लें कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और किस किस वेव नंबर पे वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी आप लोगों के पास वेव नंबर इतना ज्यादा होगा। ये जो आप लोगों के पास के है, यहाँ कैपिटल के होना चाहिए था, लेकिन आप अभी इसको ही देखें, ये आपके पास जो के है जिसको हमने फोर्स कांस्टेंट कहा है, इसके यूनिट क्या है। आप लोगों को सबसे पहले ये के निकला कहाँ से है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हुक्स लॉ से निकला है दरअसल। F इज इक्वल टू के एक्स, ये हुक्स लॉ है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आप लोग जरूर फिजिक्स में देखेंगे हुक्स लॉ कि एक ये माइनस की साइन यहाँ पे असल में आएगी, माइनस के एक्स। तो आप लोगों के पास के क्या बन गया, आप लोगों के पास के बन गया एफ ओवर एक्स। यहाँ पे एफ जो है वो आप लोगों के पास फोर्स है और एक्स जो है आप लोगों के पास ये डिस्प्लेसमेंट है। ये इस बात का मतलब क्या है, सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब क्लोरीन जो है वो आप लोगों के पास एक बड़ा एटम है, जबकि हाइड्रोजन आपके पास एक छोटा एटम है। और यहाँ पे इनके दरमियान जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप लोग एक स्प्रिंग के साथ एनालॉजी दे सकते हैं कि एक स्प्रिंग है दरमियान में, ये बॉन्ड एक स्प्रिंग है। तो क्या होगा, आप इस हाइड्रोजन को खींच के लेके आए इधर और फिर छोड़ दें, ये क्योंकि क्लोरीन तो बड़ा एटम है, ये अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। जो हाइड्रोजन इसको खींच के यहाँ तक लाएं और यहाँ पे आके इसको छोड़ दें, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ इसके साथ ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। आपने कितनी फोर्स लगा के इसको यहाँ तक स्ट्रेच किया है, ये आप लोगों के पास एफ है। यानी कितनी फोर्स लगा के आपने इस एटम को यहाँ से खींच के आप यहाँ तक लाए हैं, ये जो फोर्स लगा है इसको एफ कहते हैं। और जितना ये डिस्टेंस कवर हुआ है इसको एक्स कहते हैं। तो ये जो मीन पोजीशन है, दरमियान वाली पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। इस मीन पोजीशन से कितनी दूर आप हाइड्रोजन को खींच के लेके जाते हैं, मीन पोजीशन से कितनी दूर हाइड्रोजन को खींच के लेके जाते हैं, उसको कहते हैं डिस्टेंस एक्स। तो आपके पास ये फोर्स है और एक्स है। तो एफ, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसके यूनिट क्या होते हैं, वो आप लोगों के पास मीटर होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को फोर्स कांस्टेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि ये सपोज एक बॉन्ड है, इसकी कुछ लेंथ है, इस बॉन्ड को 1 मीटर तक खींचने के लिए कितने न्यूटन फोर्स चाहिए, ये आप लोगों के पास कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। ये आपके पास एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड की कुछ लेंथ है, बहुत कम लेंथ होगी जाहिर इस बॉन्ड की, आप लोग गूगल कर सकते हैं कि इस बॉन्ड की लेंथ कितनी है। क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसकी लेंथ कितनी है आप गूगल कर सकते हैं। ये जो लेंथ है, कुछ भी ये लेंथ है, इस लेंथ को खींच के 1 मीटर तक लंबा करना हो तो आप लोगों को कितनी फोर्स चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स रिक्वायर्ड टू एलोंगेट और स्ट्रेच अ बॉन्ड थ्रू 1 मीटर, कितने न्यूटन, इसको हम कहते हैं। अब जाहिर कोई बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको 1 मीटर तक स्ट्रेच करने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो फोर्स कांस्टेंट दरअसल ये है। तो फोर्स कांस्टेंट के बारे में सिर्फ इतना याद रखें कि फोर्स कांस्टेंट आप लोगों के पास क्या होता है, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है। और कोई बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा होगी, ये आगे आ जाके देखेंगे। एक बात तो ये आगे कि वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड स्ट्रेंथ। और दूसरा जो है वो वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। और आप लोगों के पास ये जो रिड्यूस्ड मास है, ये सपोज HCl है, इसका आप लोगों ने रिड्यूस्ड मास निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या है रिड्यूस्ड मास का, ये है मास ऑफ Cl या मास ऑफ H इनटू मास ऑफ Cl डिवाइडेड बाई मास ऑफ H प्लस मास ऑफ Cl। रिड्यूस्ड मास को रिड्यूस्ड मास क्यों कहते हैं, रिड्यूस्ड मास को रिड्यूस्ड मास इसलिए कहते हैं कि हम दो मैसेज को कम करके एक मैस में कन्वर्ट कर देते हैं।
दो मैसेज थी ना दरअसल, यहाँ दो एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इन दो एटम को अलग अलग अगर हम स्टडी करेंगे तो जरा मुश्किल हो जाएगी। तो क्यों ना इन दो एटम्स को मिला के कोई ऐसी टर्म बनाए कि हमारे लिए बात करना इजी हो जाए। तो दो मैसेज को मिला के रिड्यूस करके एक मैस तक रिड्यूस करते हैं, दो मैसेज को मिलाकर एक मैस तक रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसको रिड्यूस्ड मैस बोलते हैं। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि रिड्यूस्ड मैस जितना ज्यादा होगा आप लोगों के पास जो वेव नंबर है ये आप लोगों के पास इतना कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस फार्मूले से ये पता चलता है। अभी हम इस फैक्टर को रहने देते हैं, ये जब हम डिटेल में बात करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ दो बातें कर रहे हैं कि कोई बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा होगा या एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा होगी। और दूसरी बात, रिड्यूस्ड मैस जितना ज्यादा होगा वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन आप लोगों के पास इतना कम होगा। ये बात हम आगे जाके देखेंगे। अब यहां देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ का जरा इफेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ का आपके पास HF बॉन्ड है, HCl है, HBr है और HI है। मैं आप लोगों को पहले किसी लेक्चर में बता चुका हूं कि आप लोग जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोगों को इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद होनी चाहिए। इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपके पास कितनी कितनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास होती है 2.1। ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका ये है कि आप पहले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद कर लें। यहाँ आपके पास जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और फिर 0.5 ऐड करते जाए राइट साइड पे जाते हुए। बेरिलियम की 1.5 हो गई, बोरान की 2 हो गई, कार्बन की 2.5 हो गई, नाइट्रोजन की 3 हो गई, ऑक्सीजन की 3.5 हो गई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 हो गई आपके पास। यानी सिर्फ पहले एलिमेंट पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखें लिथियम की और 0.5 ऐड करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे याद करने का तरीका ये है कि एसिटाटीन जो है इसकी 2.2 है, 0.3 ऐड करते जाए ऊपर की जानब जाते हुए, 2.3 ऐड किया 2.5 बन गई, फिर 0.3 ऐड किया आपके पास 2.8 बन गई, फिर आपने 0.3 ऐड किया आप लोगों के पास 3.1 बन गई। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो हैं वो अगर याद होंगी तो आप बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसको वैसे ही याद रखें। और इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका ये है कि ये पीरियोडिक टेबल का आप लोगों को पता है ये दूसरा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और ये आप लोगों के पास सातवां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। दूसरे पीरियड और सातवें ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद हों तो आप लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। तो दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। लिथियम की याद रखें 1 है, 0.5 ऐड करते हैं। इसी तरह सातवां ग्रुप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाटीन, आप एसिटाटीन की याद रखें 2.2 है, आप 0.3 ऐड करते हैं ऊपर की जाने। और हाइड्रोजन की उसके अलावा आप याद करेंगे वो 2.1 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हम देखेंगे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कितनी है 2.1, फ्लोरीन की कितनी है 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क क्या आ गया 1.9। ये यहाँ से देख लें आप लोग कि आप लोगों के पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, यहाँ देख लें आप लोग। इसी तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ देखें 3.1 है। तो 3.1 में से 2.1 माइनस किया आप लोगों ने, हमारे पास बन गया 1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, ब्रोमीन की यहाँ से देखें वो 2.8 है, ये देखें तो 2.8। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कितना हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हमारे पास आ गया 0.7। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है हमारे पास 2.5 है। डिफरेंस जरा लें आप लोग तो आप लोगों के पास डिफरेंस बना 0.4 का।
तो याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इधर से HI HBr HCl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड पे बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो है इस साइड पे बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होता जाएगा। HF का वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कुछ और है। HF की जो बॉन्ड की इसकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है वो ज्यादा है, HCl की कम है, HBr की और कम है, HI की और कम है। तो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये बात अभी हमने देखी थी ना इधर, ये देखें इधर देखा था कि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा होगा। मैं यहाँ कोशिश करने लगा हूँ कि आप लोगों को मैं इनका वो दिखा सकूं, इनकी जो आप लोगों के पास वेव नंबर है कि एब्जॉर्प्शन का क्या क्या है, वो मैं यहाँ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इधर अगर मुझे कोई पेपर मिल जाता है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो आप लोगों के पास क्या क्या है। वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन FTI और HF HCl HBr HI वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ इस पेपर में, हाँ लिखा है वेव नंबर। अच्छा जी देखें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है, तो ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसका वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन देखें एक्सपेरिमेंट से जो निकलता है वो ये है। तो आप देखें यानी ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड की वाइब्रेशन के लिए। इसी तरह आप लोगों के पास HCl का वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ये है, HBr का वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ये है, और आप लोगों के पास HI का वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ये है। तो यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आप लोगों के पास बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आप लोगों के पास, आप लोगों के पास जो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इतना ज्यादा होगा। जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी यहाँ दी गई है। ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें, इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट है और फोर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए डाइपोल मोमेंट HF के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये है। डाइपोल मोमेंट जो है उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है Q मल्टीप्लाइड बाई R। ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है, और Q आपके पास है जो चार्ज होता है किसी आयन के ऊपर। अब आपके पास ये है HF, HF में यहाँ पे H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और F पे नेगेटिव चार्ज होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। याद रखें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है आपस में। इसलिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये Q कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बेशक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पुट कर दें, बेशक यहाँ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू पुट कर दें। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, और जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है वो यहाँ पे पुट करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, याद रखें ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर द बॉन्ड पोलैरिटी, और पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा,
ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ग्रेटर द पोलैरिटी, और पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी आप लोगों के पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ BS लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी आप लोगों के पास, फोर्स कांस्टेंट आप लोगों के पास इतना ज्यादा होगा, और फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा आप लोगों के पास वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो इतना ज्यादा होगा, जो कि यहाँ से एविडेंट है। आप देख सकते हैं कि इनका वेव नंबर कहाँ कहाँ ये एब्जॉर्ब करता है। इनके स्पेक्ट्रम भी आपको दिखाए जा सकते हैं कि इनके स्पेक्ट्रम इसका कहाँ है इसका कहाँ है, बाद में हम स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक बात ये आप लोग ध्यान में रखें कि कहाँ कहाँ इनके वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे फॉल कर रही है, वो देख रहे हैं आप लोग। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कैलकुलेट भी की जा सकती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट से निकली है, जो इंस्ट्रूमेंट के जरिए निकली वो ये वैल्यूज है। इस तरह ये एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता जाएगा, बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा, ये डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो रहा है ऊपर, इसका मतलब बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है फोर्स कांस्टेंट ज्यादा हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है बॉन्ड ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब, वेव नंबर पे एब्जॉर्ब करेगा। तो ये आप लोगों के सामने वैल्यूज आ गई। अच्छा, एक तो ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की बेस पे हम इसको डिस्कशन करें। दूसरा हमारे पास जो है एक और जो चीज है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू अ पोलर बॉन्ड, अगर पोलर बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, वो चार्ज सेपरेशन जो है वो कम कर देते हैं उनके दरमियान, एंड हेंस डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी भी कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, एंड काज अब्जॉर्बेंस एट लोअर वेव नंबर। ये देखें आप, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास 3.5 है। अभी जो मैंने आप लोगों को वैल्यूज बताई थी उसके मुताबिक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास 2.1 है। तो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप लोगों के पास आएगा, यहाँ आप लोगों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, और हाइड्रोजन पे आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखें, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड पोलर है। आमतौर पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड है ये जो है अब्जॉर्ब करता है 3400 या 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ये 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पे अब्जॉर्ब करता है जो OH बॉन्ड है। ये आगे जाके डिटेल में हम देखेंगे, ये 3400 सेंटीमीटर पे अब्जॉर्ब करता है, सेंटीमीटर इनवर्स पे, या 3500 पे या 3600 पे। लेकिन जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो R हैं, आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप है। R का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। R जो है ये आप लोगों के पास होता है अल्काइल ग्रुप, और जो आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। लेकिन बात यह है कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हूं। नाइट्रोजन के बारे में अगर हम कहें ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बात समझ में आती है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये बात समझ में आती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो हेलोजन हमारे पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनके पास इलेक्ट्रॉनों के 3-3 पेयर होते हैं। अगर उनके बारे में बात करें वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उनके बारे में बात समझ में आती है। लेकिन जो अल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हों, जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों का पेयर है ही नहीं। जो कार्बन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों का कोई लोन पेयर नहीं होता, कार्बन के पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है? तो एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर ये चीजें इलेक्ट्रॉन दें तो इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉनों का देते जाना। लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे देता है?
याद रखें, जब ये अल्काइल ग्रुप किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें एक बॉन्ड हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देता है। इसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जब मैं बिजी होता हूँ मैं कहता हूँ आई एम बिजी, जब मैं बहुत बिजी होता हूँ मैं कहता हूँ हाइपर बिजी, आई एम हाइपर बिजी। हाइपर का मतलब है अपनी ताकत से बढ़ के कोई काम करना, ज्यादा करना। इनके पास तो लोन पेयर हैं, ये देते हैं तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसने हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन दिए, इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कहते हैं जो अल्काइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कीप इन माइंड, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये इनका जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इनका जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। बात की समझ आई या नहीं आई? जी सर आ गई है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ये देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हमने देखना ये है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है या इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो याद रखें, जब किसी पोलर बॉन्ड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों वो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। उसकी वजह क्या है? अगर मैं आपको वजह बताना चाहता हूं तो उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बता देता हूं। ये देखें जरा, सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे एक पेयर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉनों का ये पेयर अपने नजदीक कर लिया है खींच के, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आया है और हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, तो आप लोग मुझे कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉनों को खींच के अपने नजदीक कर लिया है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने नजदीक ना करे, थोड़े इधर चले जाए, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएंगे। अभी तो ये इलेक्ट्रॉनों का जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये जो बॉन्ड पेयर है अभी तो ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक है, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ज्यादा, ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक ना हो, ऑक्सीजन से थोड़ा दूर चला जाए, तो नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर ऑक्सीजन से थोड़ा हट जाता है। ऑक्सीजन से हट जाने की वजह से, ऑक्सीजन से हट जाने की वजह से ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बात की समझ आ गई? तो नॉर्मली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं हायर वेव नंबर पे, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, याद रखें। तो लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये लगे हों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे हों बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी भी अगेन वही वजह है। ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आप लोगों के पास लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करता है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का ये जो बॉन्ड पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर को और ज्यादा ऑक्सीजन के नजदीक कर देता है, और ज्यादा नजदीक करने की वजह से ऑक्सीजन पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं अगर पोलर बॉन्ड के साथ अटैच हूं, और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है और कम होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।